Hello friends, let's continue our entrepreneurship development lecture. Now we are on lesson number 2, human resource management aspect of business. देखो किसी भी बिजनेस में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो डिपार्टमेंट। वो उनका काम क्या होता है, जैसे देखो अगर एक अब जैसे मैं अगर जॉब ढूंढने जाऊं या फिर आप जॉब ढूंढने जाएंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे ना कि हम एक अच्छी कंपनी में जाएं। तो जितना मुश्किल हमारे लिए होता है एक अच्छी कंपनी को ढूंढना जॉब करने के लिए, उतना ही मुश्किल एक कंपनी के लिए भी होता है एक अच्छे एम्प्लॉय को खोजना, एक अच्छे एम्प्लॉय को काम पे लगाना या एक अच्छे एम्प्लॉय को जॉब देना। तो ह्यूमन को कैसे मैनेज करें, मैं और आप ह्यूमन है, तो इसे कैसे एक एंटरप्राइज में मैनेज किया जाएगा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अगर आप जॉब पे चले जाते हैं और मान लीजिए कि भाई 1.5-2 महीने में ही जॉब छोड़ के आ जाते हैं, तो कंपनी का देखो कितना नुकसान हुआ। 2 महीने की सैलरी चली गई, 2 महीने में अगर उसने आपके ऊपर कोई ट्रेनिंग सेशन दिया होगा वो भी नुकसान हो गया। तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ होगा ना उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से हम छोड़ देते हैं, 1.5-2 महीने में हम छोड़ देंगे। या फिर वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर वहाँ के लोगों ने इंसान को मैनेज करना नहीं सीखा अच्छे से। ठीक है, तो वही चीजें हैं हम कि कैसे मैनेज करें। कलो कि अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे तो आप कैसे ह्यूमन को रिसोर्स, ह्यूमन एक रिसोर्स है, जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगता है ना, ये रिसोर्सेज है ना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसे ही ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन भी एक असेट बन सकता है, एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी के लिए असेट है। तो वही चीजें बताइए कि देखो एचआर जो डिपार्टमेंट होती है उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को मैनेज करना, पर्सनल डिपार्टमेंट। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, आपकी सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अच्छा काम किया तो आपको इंक्रीमेंट देना, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होती है एम्प्लॉयज को उसको मैनेज करने का काम होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस लेसन में आप क्या देखोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि एचआर की प्लानिंग क्या है, कंपनसेशन कैसे होता है किसी को भी, मतलब कंपनसेशन में सैलरी कैसे देना है, वेजेस कैसे देना है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत कैसे होती है, कब होती है, प्रोसेस क्या है, कैसे हम किसी के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ये सब हम इसमें सीखेंगे। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इन्होंने बताया है कि भाई इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो राइट स्किल्ड एम्प्लॉय, मतलब पढ़े लिखे एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय, पढ़ा लिखा होना हो लेकिन स्किल्ड हो, जिसको काम करना पता हो, उसको खोजने में बहुत चैलेंज होता है। बहुत चैलेंज है किसी एक कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिलना। इसीलिए काफ़ी सर्वे से पता चला है कि भाई जो अच्छे कंपनीज होती हैं जो मैनेज नहीं करती है लोगों को, उनको बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं। अब जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी है, जिसमें टारगेट तक भी 2020 तक 3 ट्रिलियन हो जाएगी। बुक पुरानी है थोड़ी सी, लेकिन अब टारगेट ये है कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे करने पे भाई ऐसे होगा तो कोई भी जो देश की इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचेगी, उसको उसके लोग ही तो पहुंचाएंगे। और लोगों में क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, लोग सिंसियर होने चाहिए, लोग मेहनती होने चाहिए, लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले होने चाहिए, एक दूसरे की टांग खींचने वाले नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बेसिकली, कि राइट पीपल मिले राइट टाइम पे और राइट स्किल भी हो। मतलब राइट पीपल, राइट एम्प्लॉय, राइट समय पे और राइट स्किल के साथ मिल जाए तो बात ही क्या है, फिर तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम हो गया। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि भाई आइडेंटिफाई एंड असेस फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स, पता लगाओ, खोजो और जांचो कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। एनालाइज एंड इम्प्रूव अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सटिंग, अगर हमारे पास अभी जितने लोग हैं क्या उनका हम सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या उनको हम सही से ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, क्या उनकी स्किल डेवलपमेंट पे हम काम कर पा रहे हैं,
integrate and coordinate human resources policy so that present and future human resources needs are met easily। आपको ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक दूसरे को शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि प्रेजेंट में भी जो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में भी जो होने वाली, उसको पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को सर एक असेट बोल दिया। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मतलब मैं और आप क्या है, रिसोर्स हैं किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए आप असेट हैं। तो आपके अंदर आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो? देखो 4 तरीके के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, एक स्किल्ड एम्प्लॉय का, एक सेमी स्किल्ड, एक अनस्किल्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। स्किल्ड जिसके पास कोई काम करने की कला है, सेमी स्किल्ड मतलब जो और पूरे तरीके से स्किल नहीं है लेकिन वो हेल्पर टाइप के लोग होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, और अनस्किल्ड जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आता है, जो कि अनपढ़ कोई काम कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो मैनेज करते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर्स, इस टाइप के। तो आप लोग ज्यादातर फॉल करोगे इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होगे, आगे चल के प्रोफेशनल भी बनोगे, तो आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर और इस टाइप के रोल में काम करोगे, तो आप कंपनी के लिए असेट हो जाओगे। अब जरूरत क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, यहां से देख लेते हैं। देखो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको काम करवाना है लोगों से। मैं थोड़ा सा इसको थ्योरी बेस में बता देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी तो अच्छा काम कैसे होगा? अच्छा काम नहीं करोगे तो अच्छे प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे? और अच्छा प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा किसी कंपनी के पास? तो किसी भी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय ही अच्छे असेट होते हैं रियल में, जो उस कंपनी को उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लाने में हेल्प करते हैं। मार्केटिंग की टीम है, मान लो मार्केटिंग की टीम में जितने भी लोग काम करते हैं उनका काम ही यही है बिजनेस ला के देना। तो बहुत जरूरी है अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होने का। ठीक है, अब देखो यूटिलाइजेशन कैसे ह्यूमन रिसोर्स का करें, वेदर राइट पीपल आर अपॉइंटेड फॉर अ राइट जॉब। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है कि ये पता लगाना कि जो सही आदमी है, सही एम्प्लॉय को अपॉइंट किया गया एक सही जॉब के लिए, राइट जॉब पता चले। उसको आता कुछ और, उसको अकाउंटिंग का काम आता है, उसको दे दिया फाइनेंस का, जिसको फाइनेंस का काम आता है उसको दे दिया टैक्स का। तो सही पीपल को सही जॉब देना। आर दे डूइंग द जॉब इन द राइट मैनर, क्या वो काम अच्छे से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं? डू दे नीड फर्दर ट्रेनिंग, क्या उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम है। इज देयर अ सरप्लस वर्कफोर्स, क्या कहीं पे एक्सेस में क्या एम्प्लॉय अवेलेबल है कि मतलब काम नहीं है, वो बंदा खाली बैठा हो? इज देयर अ डिफिशियंसी इनका, क्या कहीं पे ऐसा है कि बंदे स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा लोगों की जरूरत है लेकिन 4 लोगों की जरूरत है, वहां पे 3 ही लोग हैं, ये सब पता लगाना। हाउ टू रिजॉल्व द सरप्लस डेफिशिएंटी वर्कफोर्स सिचुएशन, अगर कहीं पे कमी है वर्कफोर्स की, एम्प्लॉय की, या कहीं पे ज्यादा अवेलेबल है, तो इसको पता लगाना और इस प्रॉब्लम को खत्म करना। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड प्लानिंग प्रोसेस है। आप जब भी कहीं पे जॉब के लिए जाओगे, आपका पहला राउंड होगा वो ह्यूमन रिसोर्स का ही होगा। वो आपको एक अच्छा इंसान हो या नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो ये चेक करते हैं। टेक्निकल राउंड्स होते हैं जिसमें आपके अकाउंट, टैक्स, ये सब पूछ लेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो एचआर राउंड ही होता है। उनको टेक्निकल राउंड में अगर कोई बंदा थोड़ा सा कमजोर भी होता है तो ये बोलते हैं चल कोई नहीं, इसको सिखा देंगे। लेकिन किसी का नेचर, किसी की पर्सनैलिटी, किसी का एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स राउंड में पता लग जाता है। तो फिर कंपनी ऐसे को ज़्यादा मौका नहीं देती, अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा है उसको नहीं देती है। तो ये सब काम है ह्यूमन रिसोर्सेज का। फिर प्रोसेस क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज में? नई रिक्रूटमेंट करना, कंपनी में वैकेंसी हुई है तो उसको नए नए लोगों को कैसे हायर करें, प्रमोशन देना, जॉब रोटेशन, एक बंदे को 6 महीने के लिए ये काम दिया तो चलो अगले 6 महीने के लिए उसको दूसरा काम दे दिया, रोटेट कर दिया। ट्रेनिंग देना, ट्रांसफर अगर किसी का करना है, और डिसमिसल, किसी को निकालना है तो भी एचआर का ही मेल आता है। अब रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? लोगों को जॉब देना। अब लेकिन रिक्रूटमेंट में सबसे पहले तो उनको ना रिक्वायरमेंट पता करनी होती है कि डिपार्टमेंट वाइज, लोकेशन वाइज, फंक्शन वाइज कि कितने की हमें जरूरत है। रिक्रूटमेंट में पहले पता लगाओ, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। रिक्रूटमेंट जो हमें करनी है वो किस डिपार्टमेंट के लिए करनी है, किस क्वालिफिकेशन की करनी है, कितना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, कितनी ट्रेनिंग वाला बंदा चाहिए, किस एज का चाहिए। तो ये सब रिक्रूटमेंट में पूरा काम कर लेते हैं। फिर जब एक बार रिक्रूटमेंट पता लग जाती है तो फिर वो सिलेक्शन शुरू करते हैं। सिलेक्शन में क्या कि कैंडिडेट्स आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, एबिलिटी टेस्ट देते हैं, जनरल नॉलेज चेक करते हैं, टेक्निकल एबिलिटी चेक करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं,
उनका बायोडाटा चेक करते हैं, सीवी देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, इंटरव्यू में क्या हुआ, वेरियस टेस्ट उनके लिए जाते हैं और फिर जाके वो किसी को अपॉइंट कर देते हैं। पहले तो रिक्वायरमेंट पता लगा लिया रिक्रूटमेंट में, और सिलेक्शन में उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बंदे को अपॉइंट कर लिया। फिर है इंडक्शन। इंडक्शन में कंपनी के बारे में बताया जाता है। जब एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो कंपनी एक इंडक्शन प्रोग्राम कराती है। उसमें वो बताते हैं हमारी कंपनी में मैनेजर्स कौन है, हमारी कंपनी का प्रोसीजर क्या, हमारी कंपनी कहाँ कहाँ है, कंपनी की सारी अच्छाई बताते हैं इंडक्शन में। फिर है प्रमोशन। भाई 1 साल काम कर लिए, 6 महीने काम कर लिए, अच्छा काम कर लिए, तो आप HR आपको प्रमोशन वाला मेल भेज देगी आपके सीनियर मैनेजर से डिस्कशन करने के बाद। फिर एग्जिट। जब एम्प्लॉय निकलता है किसी कंपनी से, तो एम्प्लॉय को चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय को चाहिए उसका एक तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलो, तो एम्प्लॉय को चाहिए रिलीविंग लेटर। तो एम्प्लॉय को जो भी किसी भी रीजन से अगर वो निकल रहा है, तो निकलने का भी काम HR के थ्रू ही होता है। हो गया। अब है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में वीकली रिव्यू होती है, मंथली रिव्यू होती है, और जो उस बंदे को काम दिया गया है उसको चेक किया जाता है। अगर उसमें वो अच्छा करता है तो अप्रेजल के लिए उसका नाम नॉमिनेट हो जाता है कि भैया इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा बंदा है, ये काम टाइम पे कर देता है, टारगेट जब डेडलाइन दी जाती है तभी वो कर लेता है। तो इसको क्या देना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में? अगर अच्छा कर रहा है तो उसको बोनस दे दो, इंसेंटिव दे दो, एक्स्ट्रा बोनस दे दो, सैलरी में बढ़ा के दे दो, ऐसे करके वो बंदा खुश हो जाएगा। ये सब काम HR डिपार्टमेंट का ही होता है। ये जो मैंने कहानी सुनाई है किसी टॉपिक में, आपको वही याद रखना है। ये प्रॉपर तरीके से जो पैराग्राफ बेस में वो वही चीजें लिख रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो, इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब किसी की बंदे की परफॉर्मेंस अप्रेजल होती, परफॉर्मेंस चेक होने के बाद उसका जब प्रमोशन होता है, तो क्या चेक किया जाता है? बिहेवियर चेक किया जाता है किसी एम्प्लॉय का, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज, उसकी प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रॉम्प्टनेस। टाइम पे नहीं दे रहे हो तो क्या आप फिर अच्छे बंदे हो? प्रॉम्प्टनेस तो जल्दी देना है, एक्यूरेसी सही के साथ देना है। फिर कमिटमेंट और इंटीग्रिटी, वो बंदा अपने काम को लेकर कितना कमिटमेंट रहता है। इंटीग्रिटी, ईमानदारी भी होनी चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, और स्किल, क्वालिटी और मोटिवेशन, मोटिवेटेड बंदा होना चाहिए। ये सब स्टेप्स फॉलो होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो अब ट्रेनिंग कौन देगा? HR ही ट्रेनिंग दिलवाती है। हाँ, HR अरेंज करवाती है ट्रेनिंग। मान लो किसी को फाइनेंस की है ट्रेनिंग दिलवानी है, तो HR कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बुलाएगी, या किसी ना किसी प्रोफेसर्स को फाइनेंस के, या किसी यूनिवर्सिटी के बंदे को बुला के, या वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। किसी को कोई और स्किल की डेवलपमेंट हो, जो ऑलरेडी उस स्किल में ट्रेंड होंगे बंदे, उनको बुला के वो ट्रेनिंग प्रोवाइड। तो आपको बस ये हेडिंग्स याद रखना है कि HR का काम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी होता है। रिएक्टिव रोल और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव रोल मतलब जब एम्प्लॉय ने बोला कि भैया मुझे ये काम आना चाहिए, मुझे ये मतलब स्किल की जरूरत है। और प्रोएक्टिव की भाई पहले से ही हम फ्यूचर को देखते हुए बंदे को ट्रेनिंग दे दें। ठीक है। अब बात चलती है कि ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दी जाती है। इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें कंपनी के बारे में सारा बता दिया, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बता दी, कंपनी के अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग लोकेशन के बारे में बता दिया। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। आपने जॉब मतलब मिल गया आपको, फिर आपको पहले ट्रेनिंग देंगे महीने 1.5 महीने की। फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकली उसको कैसे काम करना है। बिहेवियरल ट्रेनिंग, कैसा आपका बिहेव होना चाहिए, किस टाइप से। फिर टेक्निकल स्किल इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग दे देंगे, मैनेजरल स्किल इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग दे देंगे, क्वालिटी सर्कल्स और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि हर चीज़ में क्वालिटी मैनेज हो, कैसे वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो ये सब की ट्रेनिंग भी इनका ही काम है। नाउ वेज एंड रिम्यूनरेशन, बेसिकली ये सैलरी की बात कर रहे हैं। वेजेस वर्ड वहां आता है जहां पे लेबर आ जाते हैं, लेबर को वेजेस दी जाती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रिम्यूनरेशन या फिर सैलरी कह देते हैं। तो देखो, वेज इज अ रिवॉर्ड गिवन टू द लेबर फैक्ट्री ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी। तो लेबर को वेज दिया जाता है, बाकी जो मैंडेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं वो सब तो उनको दिए ही जाते हैं। एक सेकंड।
एक सेकंड, ठीक ठीक। अब कुछ सालों में वेजेस को टर्म कर दिया कि भाई लेबर को वेजेस मिलता है। इट इज क्लासिफाइड एज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। भाई पैसे भी दिए जा सकते हैं और उसको नॉन मॉनेटरी तरीके से भी कुछ गिफ्ट दे दिया, एप्रिसिएशन भी दे दिया, ठीक है। वाइल डिसाइडिंग द मॉनेटरी रिवॉर्ड फैक्टर लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर पैसों की बात हो जाती है या पैसे देने की बात आती है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करता है। स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क इन्वॉल्व, परफॉर्मेंस, एफर्ट्स रिक्वायर्ड, सीनियरिटी, मोबिलिटी, जॉब डिफिकल्टी, हजार्डियस, कोई कोयले की खान में काम करता है, हजार्डियस कंडीशन में काम करता है, तो इस सब को हिसाब से देख के फिर उसको पैसे डिसाइड होते हैं। अब जैसे इंडियन आर्मी और में भी होता है कि अगर आप बहुत ही खतरनाक इलाके में पोस्टेड हैं तो वहां पे आपको कुछ ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ द वेजेस एंड सैलरी सिस्टम इज टू अट्रैक्ट। वेजेस और सैलरी क्यों दी जाती है? आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी तो आप तब तो अट्रैक्ट होगे उसकी तरफ। रिटेन मतलब आप रहोगे लंबे समय के लिए, मोटिवेट रहोगे, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करने के लिए कि भाई अच्छे पैसे दो। टू अट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स इन रिक्वायर्ड नंबर। अब मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ तो मुझे पता चला कि भाई आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें मेंबर बन सकते हैं। बट मेरा ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब पे फ्री में एजुकेशन देने का था, इसलिए मैंने कभी इनकरेज नहीं किया लोगों को कि भाई मेरे मेंबर बन जाओ। लेकिन ठीक है, अभी कोई अगर मेंबर बनेगा और मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मुझे तो और अच्छा ही लगेगा ना। इसमें क्या है कि मुझे बुरा थोड़ी ना लग जाएगा भाई कोई मेंबर बन गया, मुझे उसने पैसे दे दिए। बट जो बंदा दे सकता है वो देगा, अदरवाइज जो नहीं देगा मेरे लिए कोई इतना वो अट्रैक्ट का पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन हमेशा याद रखना ह्यूमन नेचर यही है, किसी को अगर कहीं पे काम करने पे पैसे मिलते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम यही तो सीख रहे हैं। अब किसी बंदे को बहुत ही तारीफ दे दो, काम कर रहा है आपके लिए वो 30 दिन से, और आप उसको पैसे ना दो, सैलरी के बदले उसको बोला तू तारीफ ले जा यार, तारीफ ले जा, तो बोलेगा भाई मैं मोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, वो काम छोड़ के भाग जाएगा। एनकरेज करना है किसी को, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को कि भैया आप अपने हमारी कंपनी में रहो, तो उसको पैसा दो भाई, सैलरी दो उसको। टू प्लान फॉर रिवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अच्छा काम किया फिर उसको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड किसमें? पैसे में। इसीलिए ऊपर लिखा है वेजेस और सैलरी। टू प्रोवाइड इंटरनली इक्विटेबल एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव वेजेस, मतलब कॉम्पिटिटिव वेजेस का मतलब क्या होता है, उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं किसी से। नाउ टू क्रिएट एप्रोप्रिएट डिफरेंशियल बिटवीन वेरियस जॉब एंड विद देयर रिलेटिव वैल्यू, हर जॉब की अलग अलग वैल्यू होती है, उस हिसाब से पैसे दिए जाने चाहिए। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस बाय गिविंग जस्ट शेयर टू एम्प्लॉय। अब तो ये भी हो गया है कि एम्प्लॉय को कंपनी में शेयरिंग भी मिलती है, कुछ शेयर्स भी दिए जाते हैं। नाउ टू बिकम कॉस्ट इफेक्टिव, और सेम टाइम ये भी देखना है कि कंपनी की ज़्यादा कॉस्टिंग भी ना हो। चलो ये तो खैर एक्टिविटी है, छोड़ दो इसको। अब आगे चलते हैं, ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई ऑब्जेक्टिव तो डिटरमाइन करो, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है नॉलेज शेयर करना, आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम क्लियर करना। तो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हमने डिसाइड की हैं या एक्टिविटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर ग्रुप में डिवाइड कर देना है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आपको पता है ना कि इस सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले एक सेमेस्टर को पहचाना, फिर सेमेस्टर के अलग अलग सब्जेक्ट्स को ग्रुप में पहचाना है। नाउ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू इंडिविजुअल्स, ऐसा ही कंपनी में भी होता है, अलग अलग एक्टिविटी को पता लगाते हैं, फिर अलग अलग एक्टिविटी जो है वो किसी ग्रुप को दे दिया जाता है करने के लिए। फिर आप इंडिविजुअल्स की ड्यूटी फिक्स करो। अगर आप एक काम 2 बंदे को दे रहे हो, दोनों ही कंफ्यूज हो करना किसे है यार, तो क्लियरिटी दो। इंडिविजुअल्स को पता होना चाहिए तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। ये ऐसा रियल में वर्ल्ड में होता है इंडस्ट्री में। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप भी डेवलप होनी चाहिए। ऑफिस में जो काम करते हैं वो एक साथ बॉन्डिंग में काम करें, मतलब एक अच्छे कलीग्स बने, एक अच्छे फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा होता है किसी भी कंपनी का, कि कौन सा बंदा किसे रिपोर्ट करेगा।
भाई जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर को देगा, जैसे असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर को देगा, डिप्टी मैनेजर मैनेजर को देगा, मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर को देगा, सीनियर मैनेजर सीएफओ को देगा। इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में एक ढांचा होता है जिसे हम फाउंडेशन भी बोलते हैं, जिसका पर्पस और क्रिएट मतलब पर्पस यही होता है कि भाई पोजीशन को बना के रखना, जो ज़्यादा हाईएस्ट स्किल वाला बंदा होगा वो टॉप पोजीशन पे बैठा रहेगा। ठीक है। अब रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिसाइड करते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है और पर्सनल है, ये 4 ग्रुप है। अब देखते हैं प्रोडक्शन में ऊपर सबसे बंदा क्या होगा, फैक्ट्री मैनेजर, उसके नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे वर्कर। मार्केटिंग में होगा ब्रांच मैनेजर, उसके नीचे सेल्स ऑफिसर, उसके नीचे सेल्स पर्सन। फाइनेंस में चीफ अकाउंटेंट, उसके नीचे फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर, उसके नीचे क्लर्क। यहाँ पे पर्सनल के नीचे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयड ऑफिसर्स के नीचे लेबर ऑफिसर्स और फिर क्लर्क। तो ये डिसाइड करने में एचआर हेल्प करती है, ह्यूमन रिसोर्स टीम हेल्प करती है। फिर है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में फिर से देख लो, प्राइवेट सेक्रेटरी में प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। फिर मार्केटिंग प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर फैक्ट्री मैनेजर आ गए, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर फिर एक नया बंदा आ गया यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे आ गया एक मार्केटिंग मैनेजर, पहले से भी था लेकिन बीच में इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफिसर को भी, तो ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड करके चलते हैं। अब चलते हैं प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे अगर बनाना है तो ये क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए का एक हेड अलग बना देंगे और प्रोजेक्ट बी का एक अलग हेड बना देंगे। फिर एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की होती है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके नीचे इंजीनियर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सनल है। अब प्रोजेक्ट ए मैनेजर के अंदर इंजीनियर भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है और पर्सनल भी है। प्रोजेक्ट बी के अंदर मैनेजर के अंदर इंजीनियर भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है और पर्सनल। तो 2 अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 2 सेपरेट लाइन या मैट्रिक्स बना दी गई है। ठीक है। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी साउंड मतलब ये नहीं कि भाई वो म्यूजिक वाला साउंड, उसकी बात नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अच्छा कब माना जाएगा, साउंड मतलब अच्छा। अनसाउंड माइंड उस व्यक्ति को बोला जाता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। साउंड माइंड मतलब जो बंदा बिल्कुल सोच समझ सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कब मानेंगे, जब डिवीजन ऑफ वर्क अच्छा हो, काम अच्छे लोगों में अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया हो। किसी जो बंदा इस काम को कर सकता है, जो एम्प्लॉय इस टास्क को पूरा कर सकता है कंसंट्रेट होके, उसी को वो काम देना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसे रिपोर्ट किसे करना है, उसका सुपीरियर बंदा कौन है। सिंगल बॉस, ये नहीं कि पता चले एक बंदे के ऊपर 3 बॉस है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं किसको बताऊं यार। नाउ सी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया अगर किसी को अच्छी अथॉरिटी दे रहे हो, मैनेजर की पोजीशन दे रहे हो, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं पहली बार डिप्टी मैनेजर बना था तो मेरी टीम के एक बंदे ने मेल पे रिवर्ट कुछ अलग दे दिया था, या उसने बोल दिया था, या वो नहीं, हाँ कुछ गलत तरीके से रिवर्ट दिया। तो मैंने उस पर जब मेल किया कि मेरा मेल का रिप्लाई ऐसा था कि वो जो बंदा है वो ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इस काम को लेकर। तो मुझे ये बताया गया कि भैया आप एज ए डिप्टी मैनेजर ये नहीं बोल सकते अपनी टीम के लिए कि वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल, आप भी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अथॉरिटी ले रहे हो, आप मैनेजर की पोजीशन बैठे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सब सीखने को मिलता है इंडस्ट्री में। नाउ स्केलर चेन में क्या होता है, टॉप पोजीशन टू द लोवेस्ट पोजीशन मस्ट बी डायरेक्ट और क्लियर। मतलब जो चेन है, टॉप पोजीशन से लेकर लोवेस्ट पोजीशन में, उसी चेन में लोग काम करें, कोई उस चेन को तोड़ने की कोशिश ना करे। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके के टास्क देना। बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है जब सारा काम एक जगह किया जाता है, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही यूनिट में। लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग डिवीजन में अलग अलग लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, जहाँ पे पता है कि भाई नहीं एक ही बंदे को हेड होना चाहिए, उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। एप्रोप्रिएट स्पैन मतलब सबको एक टाइम देना चाहिए काम करने का, वर्कर्स को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, सुपीरियर को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, सबऑर्डिनेट को उनकी कॉम्पिटेंस मतलब उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको पता होना चाहिए उनको काम कैसे करना है। ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
ह्यूमन रिसोर्स में तो एम्प्लॉय को अच्छे से यूज़ करना ही, उनकी कैपेबिलिटी को यूज़ करना, उनको मोटिवेट करना ही आता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज अगर होता है चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उस चेंज को भी अडॉप्ट करने का टाइम होना चाहिए। चलें आगे या नेक्स्ट लेक्चर में करें रिकॉर्ड इसे। चलो नेक्स्ट में देखते हैं इसको, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज।